नमस्ते बच्चों। बाल अध्ययन विधियों के आज हम अंतिम भाग पर हैं, जो है भाग 13। अब तक हम इसके 12 भाग पढ़ चुके हैं और इन 12 भागों में हम कई सारी विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 13। भाग 13 में हम जो विधि पढ़ रहे हैं वो है प्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण शब्द का उपयोग बच्चों मनोविज्ञान में दो अर्थों में हुआ है। सबसे पहले तो इस शब्द का उपयोग मानसिक मनोरचनाओं के रूप में हुआ है और द्वितीय उपयोग प्रक्षेपण विधियों के रूप में हुआ है। प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में जब उपयोग हुआ तो इसका श्रेय फ्रायड को जाता है। 1896 में उन्होंने ये बात बताई थी। और अगर हम ये देखें कि प्रक्षेपण विधियों का क्या अर्थ है तो आइजेनिक और उनके साथियों के अनुसार प्रक्षेपण विधियाँ वे मनोवैज्ञानिक विधियों का समूह है जिनमें प्रयोज्य उद्दीपक सामग्री को स्वतंत्र रूप से तथा असीमित तरीके से अनुक्रिया करता है। बात समझ रहे हैं बच्चे आप लोग? हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि ये विधियाँ वो विधियाँ होती है जिनमें कि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक विधि ही नहीं है, अब बकायदा हम ये कहें कि ये विधियों का समूह है, ठीक है। तो प्रक्षेपण विधियाँ वो विधियाँ हैं जिनमें कि प्रयोज्य उद्दीपन सामग्री, जो उद्दीपक सामग्री होती है, उसको स्वतंत्र रूप से और असीमित तरीके से उसके साथ अनुक्रिया करता है। उसके सामने कोई सामग्री रखी जाती है और जिसका अध्ययन किया जा रहा है वो उसके प्रति अपनी अनुक्रिया करता है या उनको संगठित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रक्षेपण विधियाँ क्या है। प्रक्षेपण विधियाँ मनोवैज्ञानिक विधियों का समूह है जिनमें प्रयोज्य, अब तक आप प्रयोज्य का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जिन पर कि अध्ययन किया जा रहा है। प्रयोज्य उद्दीपक सामग्री को स्वतंत्र रूप से तथा असीमित तरीके से अनुक्रिया करता है या संगठित करता है। इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों कि प्रयोज्य के प्राप्त उत्तरों से या उनके आधार पर ये विधियाँ प्रयोज्य के मौलिक व्यक्तित्व संरचना तथा अभिप्रेरणाओं के प्रकाशन का दावा करती है। यानी कि ये जो विधियाँ होती है बच्चों, ये क्या करती है कि जो प्रयोजक का बेसिक, हम जिसको कहें कि बेसिक उसकी पर्सनालिटी है या जो अंडरलाइंग है, यानी कि जो छुपी हुई है, ऐसी अभिप्रेरणाओं को भी ये उजागर करती है। यानी कि जिनके बारे में इजीली कहा या देखा या सुना नहीं जा सकता है, लेकिन इस विधियों के द्वारा उसकी व्यक्तित्व संरचनाओं और अभिप्रेरणाओं का प्रकाशन हो सकता है। ऐसा प्रक्षेपण विधियों का दावा होता है। बच्चों, कुछ मुख्य प्रक्षेपण विधियां होती है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं रोशाशाही धब्बा टेस्ट, ठीक है। इसका निर्माण हरमन रोशा ने किया था 1921 में और ये बहुत ही प्रचलित परीक्षण है बच्चों। इस प्रकार के परीक्षण में इसके अतिरिक्त एक और परीक्षण होता है जिसे कि हॉल्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इन परीक्षणों के द्वारा मौलिक व्यक्तित्व संरचना के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और पता है बच्चों, इनमें क्या होता है कि जो अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, प्रेरणाएं हैं और जो विचार हैं, इस परीक्षण के जो धब्बे होते हैं उनके माध्यम से शब्दों में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यह एक संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाता है क्योंकि समाज का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, ये जो परीक्षण होते हैं इसमें 10 स्टैंडर्डाइज्ड कार्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं मानकीकृत कार्ड, ठीक है। और ये जो मानकीकृत कार्ड होते हैं इनमें 5 काले, सफ़ेद और 5 अलग अलग रंगों के धब्बे बने हुए होते हैं और हर व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व संरचना के अनुसार इन धब्बों में क्या करता है, अलग अलग प्रकार की रचनाएं देखता है। बच्चों, आपने ऐसा देखा होगा ना, जब कभी हम आसमान में देखते हैं बादल हमें अलग अलग
रचनाओं में नज़र आता है। किसी को वो क्या नज़र आता है, किसी को क्या नज़र आता है। इसी तरह से जब हम इन धब्बों की बात करते हैं तो इन धब्बों को देख करके हर बच्चे को या हम कहें हर प्रयोज्य को इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है ना। किसी को कोई पशु दिखाई देता है, किसी को पक्षी, किसी को मानव, और ज़रूरी नहीं है पक्षी पक्षु या मानव ही दिखाई दें, इसके अलावा भी उनको कई चीज़ें इसमें नज़र आ सकती हैं। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रयोज्य है जिस पर अध्ययन किया जा रहा है उसको आराम पूर्वक बिठा दिया जाता है। ठीक है। फिर उसको कार्ड दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इन कार्ड को देखो, देखते जाओ और बताते जाओ कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। फिर जो बच्चा उत्तर देता है उन उत्तरों को नोट किया जाता है। ठीक है। और विशेष ढंग से नोट किया जाता है और बाद में इसके बारे में उससे प्रयोज्य से इसके बारे में पूछताछ की जाती है। फिर तो उसका लोकेशन, रेस्पॉन्स, डिटर्मिनेशन, कंटेंट आदि चीज़ों के आधार पर परीक्षण का फलांकन भी किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। इसका प्रयोग बच्चों चिकित्सा में, निर्देशन में, बाल निर्देशन, उपचार, व्यावसायिक चयन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेस्ट है इसकी विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, एक मत इस पर कोई भी नहीं है। अब हम बात करते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि TAT के बारे में। इसका परीक्षण सबसे पहले मरे और मॉर्गन ने किया 1935 में, और इस परीक्षण के द्वारा सामान्य व्यक्ति हो या न्यूरोटिक व्यक्ति, दोनों के व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। इस परीक्षण में 32 कार्ड होते हैं और 30 कार्ड पर अर्ध संरचित तस्वीरें होती है। बात समझ में आ रही है? आधी बनी बनी तस्वीरें होती है। ठीक है। जैसे कि इसमें से कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर M लिखा है, तो जैसे वो पुरुषों के लिए है यानी कि मेल के लिए है, G है तो वो गर्ल्स के लिए है, B है तो वो लड़कों के लिए है यानी कि बॉयज़ के लिए है, F है तो फीमेल स्त्रियों के लिए है। ठीक है। और ऐसे 20 कार्ड बच्चों को परीक्षण के लिए दिए जाते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार से इन कार्डों का प्रयोग किया जा सकता है। इस परीक्षण में प्रयोज्य को कहा जाता है कि मैं आपको क्रम से कार्ड्स दूंगा और आप या दूंगी, और उसके बाद आप उन तस्वीरों के माध्यम से बताएं कि आप क्या कहानी बना सकते हैं। बच्चा जो तस्वीर में देख रहा है, क्या हो चुका है, क्या वर्तमान में हो रहा है, तस्वीर में क्या लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका अंत क्या है, आदि सभी चीज़ें बच्चों से कहानी लिखने को कही जाती है या फिर उससे लिखने के बाद या पूछी जाती है, और पूछताछ और इंक्वायरी भी कहानी लिखने के बाद की जाती है। और जो भी फलांकन होता है उसके बाद प्रयोज्य के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं CAT यानी कि चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका विकास बैलक ने 1948 में किया था और इस परीक्षण को बिल्कुल TAT की तरह ही माना जाता है। और इसमें जनरली बच्चों 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इस परीक्षण में 10 कार्ड्स होते हैं। पिछले परीक्षण में हमने पढ़ा था 30 कार्ड तक होते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं। और फिर बच्चों इनको ये चित्र दिखाए जाते हैं और चित्र दिखा करके बच्चों की आदत, परिवार में उनके संबंध, उन पर प्रशिक्षण किस तरह से चल रहा है, और इसके अलावा उनकी व्यक्तित्व से संबंधी समस्याओं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। और भारतीय परिस्थितियों में इन परीक्षण का अनुकूलन कितना है कितना नहीं है, इसका अध्ययन उमा चौधरी ने किया था और यह एक बहुत ही प्रचलित परीक्षण है बच्चों। CAT जो है यानी कि चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, ये बहुत ही प्रचलित है। हम अब बात करते हैं प्ले टेक्निक के बारे में। प्ले टेक्निक में बच्चों को खिलाया जाता है और खेल खेल के माध्यम से उनसे कई चीज़ें समझी जाती है, पूछी जाती है, और उनके जो एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, उसको नोट किया जाता है। बच्चों एक और होता है जैसे कि रोज़नवाइग PF स्टडी टेस्ट कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, चल रहा है ना बच्चों, कि रोज़नवाइग ने इसको बनाया है।
1944 में उन्होंने बनाया और 1948 में इसमें फिर से संशोधन किया गया और बच्चों के लिए एक अलग से परीक्षण का प्रारूप तैयार किया गया। उसका नाम था चिल्ड्रंस फॉर्म ऑफ रोजनबर्ग पीएफ स्टडी। ठीक है बच्चों, इस परीक्षण का विधि जो होती है वो नियंत्रित प्रक्षेपण विधि कहलाती है और इसमें प्रयोज्य के नैराश्य और आक्रामक स्थितियों का मापन किया जाता है। यानी कि जो प्रयोज्य है वह किन स्थितियों में निराश होता है और किस प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं रहती है, कब वो आक्रामक बिहेवियर करता है, एग्रेशन कब उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी मापन किया जाता है। और इस परीक्षण में बच्चों चॉइस चित्र या कार्टून लिए जाते हैं और जो कार्टून ऐसे होते हैं जो कि दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। इसका फलांकन निकाला जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और ऐसा भी माना जाता है बच्चों, क्योंकि ये प्रक्षेपण एक नियंत्रित स्थिति में होता है, इसलिए नियंत्रित स्थिति में होने के कारण वस्तुनिष्ठ इसके परिणाम होते हैं। और भारतीय परिस्थितियों में इसके अनुकूलन का प्रयोग किया उदय पारिक ने और आर.एस. देव ने, जो कि उन्होंने 1959 में किया था। ये बहुत ही फेमस टेक्निक्स थी बच्चों जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके अतिरिक्त भी जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन, जिसमें कि बच्चों को कहा जाता है बीच बीच में वर्ड्स छोड़ दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इसको कंप्लीट करो, और उसमें कई सारे जो ऑप्शंस बच्चों के लिए रखे जाते हैं कि बच्चा उसमें कुछ भी भर सकता है, यानी कि वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अपने मन से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। फ्री एंड कंट्रोल एसोसिएशन टेस्ट और साइको ड्रामा, ये कुछ प्रमुख प्रक्षेपण विधियां हैं जिनको कि मैंने विस्तार से तो आपको कुछ के बारे में बताया और कुछ का आपके लिए सिर्फ नाम ही जान लेना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं प्रक्षेपण विधि के उपयोग के बारे में। ये जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं ना बच्चों, ये चेतन और अचेतन स्तर की अभिप्रेरणाओं और व्यक्तिगत संरचनाओं का अध्ययन करती है। चाहे व्यक्ति के चेतन में या अचेतन स्तर में जो भी अभिप्रेरणाएं हैं, कुछ तो हम सोच समझ के करते हैं, कुछ बिना सोचे समझे, तो अचेतन स्तर की अभिप्रेरणाओं का भी और उनकी व्यक्तित्व संरचना का भी अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। इन विधियों के द्वारा व्यक्ति के संवेगों, अभिप्रेरणाओं, अनुभवों, विचारों, अभिवृत्तियों आदि का अध्ययन भी विश्वसनीय ढंग से कर सकते हैं। बच्चों, इस विधि की सहायता से अचेतन स्तर और आंतरिक विचारों जो अंदर चल रहा होता है, जिसे कि व्यक्ति बाहर नहीं कहता है, नहीं प्रदर्शित करता है, उन विचारों, भावनाओं और ग्रंथियों का अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं और जो निष्कर्ष निकलते हैं वो विश्वसनीय और वैध भी होते हैं। इन विधियों का उपयोग बच्चों सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर आसानी से किया जा सकता है, चाहे व्यक्ति सामान्य है या असामान्य है। और इन विधियों की सहायता से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को एक सामान्य विश्वसनीयता के साथ आसानी से समझा जा सकता है। तो बच्चों, अभी हमने बात की प्रक्षेपण विधि के उपयोग के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रक्षेपण विधि की सीमाओं के बारे में। प्रक्षेपण विधि की सीमाएं। सबसे पहली सीमा तो बच्चों ये है कि इन विधियों की जो रचना होती है, यानी कि इनको बनाना और इनको स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि उनका मानकीकरण करना एक बहुत ही कठिन काम होता है। आसान नहीं है बच्चों इस प्रकार की विधियों को बनाना, उनको स्टैंडर्डाइज करना और उनसे अभिप्रेरणाओं को और अंतर्मन की भावनाओं को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। इन विधियों का प्रशासन, गणना, विवेचना के लिए परीक्षणकर्ता का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इन विधियों को कोई अपनाना चाहे, किसी पर लागू करना चाहे, उनकी गणना करना चाहे और उनको फिर समझना और समझाना, इसके लिए किसी व्यक्ति का प्रशिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। एक सामान्य व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। परीक्षार्थी और प्रशिक्षणकर्ता में जब तक रैपिड फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों, तब तक
इससे जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय हों, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। इन विधियों द्वारा आंकड़ों के संकलन में समय बहुत अधिक लगने से कई बार थकान और अरोचकता भी उत्पन्न हो सकती है, और अरोचकता उत्पन्न होने से स्टडी के लिए मन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आंकड़े भी प्रभावित होते हैं। इन विधियों द्वारा प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उनकी विश्वसनीयता और वैधता होती तो है बच्चों, लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है। इन विधियों का उपयोग अन्य अनुसंधानों की अपेक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है। यानी कि हम ये कहें, दूसरी समस्याओं को देखने की अपेक्षा इनका प्रयोग कहाँ होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है। तो बच्चों, आज हमने बात की प्रक्षेपण विधियों के बारे में। प्रक्षेपण विधियों के प्रकार के बारे में भी हमने बात की, जिनमें कि हमने रोशा स्याही धब्बा टेस्ट, TAT, CAT, रोजनवेग PF स्टडी, प्ले टेक्निक, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर्स एप्रिसिएशन टेस्ट, फ्री एंड कंट्रोल्ड एसोसिएशन टेस्ट और साइकोड्रामा के बारे में बात की। इसके अलावा हमने प्रक्षेपण विधियों के उपयोग और सीमाओं के बारे में बात की। इसी के साथ बच्चों, हमारी सारी विधियां जो कि बाल अध्ययन विधियां हैं, आज समाप्त होती हैं। अगले व्याख्यान में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।